नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही अगले ट्रेडिंग सेशन की पूरी स्ट्रेटजी। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ कुछ खास लोग जुड़े हैं। हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा साहब हैं। साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम आपको तैयार है आपको अलग अलग रिसर्च, अलग अलग खबरें बताने के लिए। वरुण दुबे, मानसी दवे, सृष्टि शर्मा और कुशल गुप्ता से हम जानेंगे आज का पूरा डिटेल। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज पूरे दिन बाजार में किस तरह का कारोबार हुआ है। तो उतार चढ़ाव के बीच आज बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 254 अंक की बढ़त के साथ 51,279 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 पॉइंट की मजबूती के साथ 15,175 के स्तर पर बंद हुआ। छोटे मझोले शेयरों में भी आज बढ़त देखने को मिली। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो यह जरा आंकड़ा आप देख लें। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 16 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 448 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं बाजार में आई इस तेजी को आखिर कैसे समझा जाए। बाजारों में आज हफ्ते के तीसरे दिन भी और वायदा कारोबार में हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भी लगातार तेजी का माहौल रहा। तीनों दिन बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे और सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी बेहद अहम लेवल पर बंद हुए। निफ्टी 15,200 से थोड़ा सा नीचे तो बैंक निफ्टी 36,000 के थोड़ा सा नीचे बंद होता दिखा। दिन के दौरान इन दोनों लेवल के ऊपर ट्रेड भी किया, लेकिन हर रोज की तरह ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग का झोंका आता है और बाजार वहां पर नीचे आता है। पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेकर फिर से रिकवरी दिखाता है। आज भी यही ट्रेंड दिखा पिछले दो सेशन की तरह। 15,100 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया, फिर से चल पड़े। 35,750 के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, फिर से चल पड़े। तो कुल मिलाकर निचले स्तरों पर खरीदारी लगातार बरकरार है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी होती दिख रही है। वजह यह कि एक तरफ जहां ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है वो सहारा दे रहे हैं बाजारों को, मार्केट हल्के हैं, शॉर्ट्स भी काफ़ी है, तो हर नीचे के लेवल से आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन एफआईआईज की वो खरीदारी आपको दिख नहीं रही, हाथ धीमा कर रखा है। घरेलू फंड बेच ही रहे हैं कमोबेश, एक आध दिन को छोड़ दें तो इसलिए ऊपर के लेवल पर आप थोड़े से अटक जाते हैं। अब दूसरी बात ये भी कि ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पर आ गए। 15,250, 15,300 ये वो रेंज है जहाँ पर 2-3 बार आकर बाजार रुके हैं। तो डर ये रहता है कि यहीं से कहीं घूम न जाए, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इस वजह से भी आती है। तो रुक रुक कर अटक कर बाजार चल रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हो रही है वो ये कि भले ये इंडेक्स में आपको धीमे धीमे ऊपर का मुंह दिख रहा है, लेकिन सेक्टर्स काफ़ी एक्शन में। आज देखिए फॉर एग्जांपल कल जो आईटी शेयरों में तेजी शुरू हुई, आज और बढ़ी, पूरा सपोर्ट। ऑटो शेयर चल पड़े, यहाँ पर अच्छा एक्शन हो गया, यहाँ खरीदारी होती हुई दिखी है। तो धीमे धीमे सेक्टर रोटेशन कहीं न कहीं से आपको तेजी मिल जाती है। आखिर में फार्मा शेयर में 5-7 दिनों की सुस्ती के बाद आज एक्शन के शुरुआती संकेत आ गए। तो कोई न कोई सेक्टर ऐसा है जो आके बाजार को सपोर्ट दे देता है। मेटल्स हल्के फुल्के कमज़ोर हुए, लेकिन आखिरी मिनटों में थोड़ी निचले स्तरों से मेटल्स में रिकवरी आई है। बैंक्स, एनबीएफसी थोड़े ठंडे थे। तो कुछ न कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बाजार में आपको थोड़ा मजबूती का संकेत दे देते हैं और उससे इंडेक्स को सहारा मिल जाता है। एग्जैक्टली आज भी वैसा हुआ, लेकिन वही कहानी है, इंडेक्स के बाहर एक्शन भरपूर है। आज भी देखिए जी बिजनेस की कुछ एक्सक्लूसिव खबरों का असर दिखाया और स्टॉक्स 20-20% भागते नजर आए। कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है और वहाँ पर कहीं कोई रुकने और थमने का नाम नहीं। तो ओवरऑल एक्शन पूरी तेजी का है, बना रहेगा। तो 3 दिन हफ्ते के काफ़ी बेहतरीन रहे। कल छुट्टी है और परसों हम फिर से खुलेंगे, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कि ट्रेंड, मूड, माहौल बाजार में मजबूत है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में कुछ खास उतार चढ़ाव ना हो तो भारतीय बाजार अपनी तेजी की इस पूरी ट्रेंड को बरकरार रखेंगे। 15,000 के ऊपर लगातार दूसरे दिन की क्लोजिंग बुल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है।
और अब आपको ये बताते हैं कि आज के बाजार में जो एक्शन दिखा है, उस एक्शन में कौन कौन सी खबरों की भूमिका रही है और कौन कौन से सेक्टर यहाँ पर ज्यादा एक्शन में रहे हैं, और ये डिटेल बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, बताइए खबरों के चलते, खबरों के दम पर किन किन सेक्टर्स में एक्शन दिखा है? जी, तो आज वीकली एक्सपायरी के दिन भी बाजारों में हमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी में ऑलमोस्ट 60-70 अंकों का उछाल हमें आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया, जहां पर निफ्टी में तेजी बनाने वाले स्टॉक्स लीड करते हुए दिखे। स्पेसिफिकली वो मेटल काउंटर्स से थे, जिसमें JSW स्टील, टाटा स्टील जैसे शेयर शामिल थे। साथ ही ऑटो पैक्ट सुबह से ही तेजी बढ़त इनफैक्ट अपनी बनाने में सफल रहा। पर दूसरी तरफ अगर आप गिरावट का रुझान देखें तो इंश्योरेंस स्टॉक्स में देखने को मिला, जहां पर SBI लाइफ, HDFC लाइफ जैसे स्टॉक शामिल थे, और साथ ही ऑयल एंड गैस स्पेस पर भी दबाव आता हुआ नजर आया। इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो मेटल तो तेजी था ही। इसमें अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जिंक, JSPL जैसे स्टॉक्स भी शामिल थे, और IT स्पेस यहाँ पर दमदार तेजी हमें बनती हुई दिखी। आखिरी 2-2.5 घंटे में बहुत ही शानदार अपमूव जो है ओवरऑल आपको इसमें देखने को मिला, खासकर कोफोर्ज और माइंडट्री जैसे शेयरों में। इसके अलावा अगर आप फार्मा स्पेस की भी बात करें तो बायोकॉन यहां पर तेजी बनती हुई नजर आई। साथ ही ग्लेनमार्क, लुपिन, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में भी 2 से 2.5% का अपमूव आता हुआ नजर आया। और ऑटो स्पेस जो सुबह से तेजी में था, उसमें बजाज ऑटो, M&M जैसे स्टॉक्स भी शामिल थे, टाटा मोटर्स के साथ साथ। ऑयल एंड गैस स्पेस में यहां पर बिकवाली थी और ONGC पर दबाव रहा। साथ ही पेट्रोनेट, LNG और जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वहां पर भी दबाव आता हुआ नजर आया। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो IT काउंटर्स पर पकड़ काफी बेहतरीन रही, वागले साहब और कुणाल जी की। और साथ ही BLS इंटरनेशनल जो अनिल जी ने दिया था स्टॉक ऑफ द डे में, वहां पर भी काफी बेहतरीन तेजी बनती हुई दिखी। और सुमित जी ने भी हीरो या जीरो ट्रेड 15,200 का कॉल ऑप्शन भी आपको सुझाया था निफ्टी पर। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का बाजार का मोमेंटम है, काफी बेहतरीन तेजी जो है आज हमें देखने को मिली। ये आज का बाजार का पूरा एक्शन। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ हैं HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि कल की छुट्टी के बाद जब शुक्रवार को बाजार खुलेगा तो शुक्रवार का मार्केट आपके हिसाब से कैसा रहने वाला है, और शुक्रवार को एक इंट्राडे के लिए, और अगर पोजिशनल कोई ट्रेड लेना चाहे तो उनको कहां पर ट्रेड लेना चाहिए सर? मृत्युंजय, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। तो पहले तो ये बता दें कि अभी कुशल ने बताया कि मार्केट सकुशल हैं, IT और फार्मा स्टॉक्स के बदौलत बड़े अच्छे समाचार हैं। तो हम और एक्सपायरी को भी अच्छी तरह से झेल गए हैं, तो हमने जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी की है। जो बताए उनसे थोड़ा सा नीचे हैं की लेवल से, लेकिन किसी प्रकार की घबराहट मार्केट में बिल्कुल नहीं है। अब मार्केट कैसे खुलेगा शुक्रवार को, ये डिपेंड करेगा कि आज बुधवार कैसे US मार्केट्स बंद होते हैं, कल एशियाई कैसे खुलते हैं, और फिर कल दोबारा शिवरात्रि वाले दिन जब हम बंद हैं अमेरिका क्या क्लोज होता है, फ्यूचर्स क्या हैं फ्राइडे मॉर्निंग में, उन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आम चीज़ों हैं, ये आपको भी अभी कुछ करना नहीं है, जो करना है शुक्रवार की सुबह करना है। तो ये सब मौका आएगा तब देखेंगे। फिलहाल जो अप ट्रेंड है वो जारी है। तो आपका क्वेश्चन सीधे आंसर करते हुए, अगर एक दिन के लिए स्टॉक लेना हो तो हिंडाल्को पे नज़र जाती है। यहाँ पे करीब 2% ऊपर बंद हुआ ये स्टॉक, लेकिन एक रनिंग करेक्शन के बाद आज ये पहला दिन था जब वापस ऊपर चढ़ा है, और मैं समझता हूँ कि एक दिन के ट्रेड के लिए इसको लिया जा सकता है। 340 रुपये पे क्लोजिंग है, वहाँ पे ले सकते हैं। और इसकी जो स्टॉप लॉस रखें 333 रुपये का, टारगेट रहेगा आपका 353 रुपये का। और पोजिशनल ट्रेड अगर किसी को बनानी हो 5 से 7 दिन की, तो एक अच्छा सेक्टर है IT सेक्टर, जहाँ पे ये देखते हुए कि अमेरिकी टेक स्टॉक्स वापस एक रिकवरी मोड में हैं, और यहाँ पे भी जो नतीजे आने हैं अप्रैल महीने में वो अच्छा आने हैं, तो उसके लिए अपवर्ड पहले से बाइंग हो रही है। तो उसी का एक स्टॉक चुनते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम, एक मिड कैप स्टॉक। तो यहाँ पे एक सप्ताह के लिए आप इसको ले सकते हैं। 1784, 5% ऊपर बंद हुआ है स्टॉक, यहाँ पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 1680 का, और टारगेट आपका रहेगा 1962 का। तो काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ मिल सकता है, इनका ध्यान दें। और जैसे जैसे आपका प्रॉफिट स्टॉक ऊपर आए, स्टॉप लॉस को भी ऊपर बढ़ाते रहिए। जी,
तो ये 2 ट्रेड शर्मा जी की तरफ से। अभी और बहुत सारे ट्रेड शर्मा जी हमें बताएंगे, ऑप्शन का ट्रेड, लॉन्ग टर्म का ट्रेड। लेकिन अब उससे पहले रुक करते हैं एक बड़ी खबर का, और बड़ी खबर ये आई है कि लंबे इंतजार के बाद, खबर को बहुत गौर से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए। लंबे इंतजार के बाद आईडीबीआई बैंक पर से रिजर्व बैंक ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से जुड़ी बंदिशें हटा ली हैं। ये बैंक के लिए बहुत बड़ी राहत मानी जा रही है। इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, आईडीबीआई बैंक का पीसीए से बाहर आना, ये कितनी बड़ी खबर है, इसका क्या मतलब है, क्या इंपैक्ट होगा, जरा डिटेल में बताएं। देखिए, मई 2017 से जो आईडीबीआई बैंक है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंदर था, और उसके बाद से ही जब एलआईसी ने 49% हिस्सेदारी खरीदी, और उसके बाद से बैंक की जो रिजल्ट थे उसमें सुधार होता रहा, और जो पैमाने होते हैं जिस पे जो आरबीआई मॉनिटर करता है, तो उसमें जो 3 पैमाने थे, लिवरेज रेशियो, कैपिटल रिक्वायरमेंट और नेट एनपीए, इन 3 पैमानों के ऊपर बैंक जो है खरा उतर रहा था अपने तीसरी तिमाही के नतीजों तक। और इसके बाद जो है आरबीआई ने इसको पीसीए से बाहर किया है। इसके साथ साथ आरबीआई ने यह भी कहा है कि आईडीबीआई बैंक ने भरोसा दिया है कि जो आगे भी जो है नेट एनपीए के साथ साथ कैपिटल रिक्वायरमेंट से जुड़ी जो चीजें हैं उसको वो मेंटेन करेगा बैंक। इस भरोसे के बाद ही जो है आईडीबीआई बैंक को पीसीए से बाहर ले आया गया है। लगातार 5 महीने का हम नतीजे देखें तो नेट एनपीए जो है वो 6% से कम था। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है लगातार 5 तिमाहियों से 11-11.5% से ज्यादा थी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए काफी बड़ा डेवलपमेंट है। और जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया था बजट के अंदर कि आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, तो उस कड़ी में भी हम देखें जो हिस्सा बेचना है सरकार को अपना आईडीबीआई बैंक में, और एलआईसी भी अपना हिस्सा बेचेगा, तो उस कड़ी में काफी बड़ा डेवलपमेंट है। और बैंक जो अपना पूरा कारोबार नहीं कर पा रहा था, तो अब पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आने के बाद खुल के नया एक्सपेंशन कर पाएगा, लोन बांट पाएगा, और ग्रोथ के लिए हर तरह का जो कारोबार है वो कर पाएगा। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस खबर को डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि देश का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आखिर क्यों फोकस में है, और ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। देखिए, इंडियन गैस एक्सचेंज जो है वो गैस की ट्रेडिंग करने का एक प्लेटफॉर्म है। दरअसल ये देश का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गैस की ट्रेडिंग होती है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है वो इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है। जून 2020 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, और दिसंबर 2020 से इस कंपनी में जो गैस ट्रेडिंग है उसकी शुरुआत हुई थी। और देखिए, इंडिया में गैस ट्रेडिंग जो है वो अभी काफ़ी नेसेंट स्टेज में है, यानी कि अभी शुरुआत हुई है, और आगे यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। दरअसल इस कंपनी के मैनेजमेंट ने जब हमारी जी बिजनेस पे बातचीत भी की थी, तभी भी उन्होंने यही कहा था कि इस स्पेस में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसके चलते आगे ग्रोथ काफ़ी बेहतर होने वाली है। वैसे भी सरकार का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं गैस को ज़्यादा बढ़ावा देने पे है, और इसका इम्पैक्ट भी जो है इस कंपनी पे आपको देखने मिलेगा। और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 महीनों में काफ़ी सारी बड़ी डील्स जो है वो इस पूरे एक्सचेंज में हुई है। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने यहाँ पे हिस्सा खरीदा है। आज ही देखिए, एनएससी इन्वेस्टमेंट ने करीब 26% के आसपास का हिस्सा इंडियन गैस एक्सचेंज में खरीदा, और साथ ही साथ ओएनजीसी ने भी 5% का हिस्सा खरीदा है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो गेल, अडानी टोटल गैस, टोरेंट गैस, पिछले 1-2 महीनों में ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिनने करीब 5% के आसपास का हिस्सा जो है इंडियन गैस एक्सचेंज में खरीदा है। इनफैक्ट पिछले 2-3 महीनों में अगर आप देखेंगे तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने इंडियन गैस एक्सचेंज में करीब 46% के आसपास का हिस्सा जो है वो बेचा है, और बड़े बड़े नाम जो है इसमें सामने आ रहे हैं। तो एक बात तो साफ है कि इंडियन गैस एक्सचेंज जो है उसमें काफ़ी बड़े निवेशकों की दिलचस्पी है, और यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसके लोग लगातार इसमें स्टेक खरीदते जा रहे हैं। जी, और अब रुक करते हैं खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का। शर्मा जी, आप बताएं सर कि शुक्रवार को ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के अच्छे मौके बन सकते हैं। जी मृत्युंजय, तो हम ये देख रहे हैं कि
एक तो एक सेक्टर जो अच्छा खासा चल पड़ा है वो है जो 11 स्टॉक 10 स्टॉक जो अभी ऐड हुए हैं इस सीरीज़ के, तो वो सब अच्छा कर रहे हैं। और अगर हम सीमेंट सेक्टर को देखें तो वो भी एक अच्छा खासा इस महीने के अंदर बढ़त लेकर है। तो इन दोनों स्टॉक्स इस सेक्टर में से मैं लेके आया हूँ। तो ये 10 स्टॉक जो नए एडिशन है उनमें से एक दीपक नाइट्रेट है। तो यहाँ पे आप मार्च 1600 की कॉल खरीद सकते हैं करीब 78 रुपये पे। स्टॉप लॉस रहेगा 58 रुपये और आपका टारगेट रहेगा 105 रुपये। दूसरा जो स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये आज महज 1% ऊपर बंद हुआ है, लेकिन लगता है कि अब इसके अंदर भी और बढ़त फर्दर पॉसिबल है अगले 3-4 सेशंस के अंदर। तो 6800 की कॉल अल्ट्राटेक, दोनों ही कॉल जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये मार्च महीने की हैं। आप ले सकते हैं 175 रुपये पे और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 120 और टारगेट रहेगा आपका 250 रुपये। ध्यान रखिए कि जैसे जैसे भाव ऊपर जाए आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए। कभी भी ट्रेडिंग में, भले ही वो स्टॉक में हो या ऑप्शन के अंदर, एक स्टॉक जो आपको प्रॉफिट दे जाए उसके अंदर कभी भी घाटा नहीं होना चाहिए। इस बात को आप गांठ बांध लें तो अच्छा है। नमस्ते और इस सेगमेंट के लिए जय हिंद जी। और अब देखते हैं कि शुक्रवार के लिए अनिल जी क्या स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100-125 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो इसका मतलब है कि आज रात अमेरिका में अच्छा सेशन होना चाहिए। एक तो आज, फिर कल हमारी छुट्टी, तो कल अमेरिका में क्या कुछ होता है 2 दिन, और फिर परसों सुबह जब हम खुलेंगे तब डाउ फ्यूचर्स क्या है। तो ये 3 संकेतों के दम पर आपको शुक्रवार सुबह की ओपनिंग करनी है। लेकिन जिस तरह से लगातार 2 दिनों से बाजार 15,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, मजबूत तो हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फिर इस हिसाब से 15,000 से लेकर 15,100 की रेंज में आ जाता है। क्लियर है। ऊपर में 15,250 से 15,300 के आसपास हल्की रुकावट का लेवल है। इसे पार करने पर लाइफ टाइम हाई जो है 15,431, उसके पास जाने की कोशिश होगी। अब तक का लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग आपको 15,314 का मिला है, तो वो लेवल है जहां तक एक बार हल्की रुकावट का लेवल बन सकता है। तो नीचे 15,000 15,100 सपोर्ट है, ऊपर 15,250 15,315 ये हल्की रुकावट का लेवल। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी धीमे धीमे 36,000 को पार करने की कोशिश कर रहा है, टच करके आता है, 2 दिनों से ऊपर की तरफ वापस क्लोजिंग में नीचे आ जाता है। तो जो मजबूत सपोर्ट है अब परसों के लिए, शुक्रवार के लिए 35,500 से 35,750, ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। 35,550 से 35,750 ऊपर एक बार 36,150 36,200 को पार करने के बाद बैंक निफ्टी पहुंचेगा 36,450 से 36,550 के आसपास, और वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, बिकवाली भी करनी चाहिए, और एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। वो थोड़ी बैंक निफ्टी पर रुकावट का बड़ा लेवल निकल कर आता है। तो इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है। ढेर सारे संकेतों के बीच में हम हफ्ते के आखिरी दिन परसों शुरुआत करेंगे, तो देखते हैं क्या कुछ ग्लोबल संकेत मिलता है। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट्स में ज़्यादा कुछ खराबी ना हो, बहुत ना भी बढ़े तो चलेगा। तो भारतीय बाजारों में जो अपना मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। ट्रेड दोनों तरफ के होने की पूरी संभावना है। जिस भी तरफ से गैप से खुलेंगे उसके विपरीत एक ट्रेड जरूर दिन के दौरान मिलेगा। तो अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो कॉन्ट्रा ट्रेड करना है, और अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आराम से सही स्टॉक और सही सेक्टर पकड़ के तेजी का ट्रेड करिए और पकड़ के रखिए ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। और अब आपको बताते हैं शुक्रवार के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड, और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, आपके हिसाब से फ्राइडे को ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा? तो फ्राइडे को 15,200 की कॉल ऑप्शन पे टारगेट रखना चाहिए। आज जैसे क्लोजिंग तो 150 के आसपास है, बट 130 125 पे मिल जानी चाहिए, और इसका टारगेट हमें रखना चाहिए 185 और स्टॉप लॉस 100 रुपए के आसपास रखना चाहिए। और अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो हिंदुस्तान लीवर, जिसमें आज भी मोमेंटम था, मुझे लग रहा है कि आने वाले एक आध वीक में ये 2300 रुपए की तरफ जा सकता है, और स्टॉप लॉस इसका 2200 बनता है। जी, ओके, बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। और अब शर्मा जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल सर लॉन्ग टर्म के लिए होगा, जो लंबे समय के लिए बाजार में निवेश करना चाह रहे हैं उनके लिए कहां पर मौका देख रहे हैं सर आप? जी, लंबे समय के निवेशक के लिए एक बहुत ही एक उम्दा सेक्टर है, वो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का सेक्टर। देखिए, ये जो सेक्टर है ये लॉन्ग टर्म में क्यों अच्छा है, वो इसलिए अच्छा है
क्योंकि अभी हमारा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है पूरे देश का, हमारी जीडीपी के मुकाबले सिर्फ 12.5% है। अगर हम ये देखें कि ग्लोबल क्या है, तो ग्लोबली तो ये करीब 62% के ऊपर है, ये रेशो है। एवरेज को नहीं देखना चाहिए, हम इमर्जिंग मार्केट्स को देखते हैं। तो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर भी ये रेशो 45% है जीडीपी का, तो हम तो कहीं भी नहीं है। और ऐसे वक्त के अंदर ये तो रेशो तो बहुत बढ़नी है। तो जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं, छोटा बड़ा, सभी को इसमें अच्छा खासा मौका मिलेगा अपनी मार्केट शेयर बढ़ाने का। अब ये स्टॉक क्यों पसंद है? ये स्टॉक इसलिए पसंद है कि इसमें दो चीज़ें बहुत ही गलत हैं। आप भी बोलेंगे ये क्या बात है कि गलत चीज़ें हैं फिर भी आप पसंद कर रहे हैं। एक तो ये कि इसमें एम्प्लॉय रेशो 43% है, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस वर्सेस जो एसेट जो इनकम है बहुत ज़्यादा है, आगे चल के कम होगा। अगर आप एचडीएफसी का देखें तो सिर्फ 11% है, तो ये आगे चल के कम होने की संभावना है। इसीलिए, और अभी एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस हैं ज़्यादा, इसलिए इसका ये आपको 22 के पी पे मिल रहा है 2022 के अर्निंग्स के ऊपर, जबकि और अन्य जो दो और लिस्टेड कंपनी, एक 36 के पी पे, दूसरी 44 के पी पे है, डबल पे है। एक ये, दूसरा कि अभी इसका जो इक्विटी पोर्शन है वो सिर्फ 32% है, जबकि एवरेज आप देखें इंडस्ट्री का करीब 45% है। इक्विटी के अंदर पैसा अच्छा बनता है, ये भी बढ़ेगा। और इनकी एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी है, वो ये कि ये जो 30 जो बड़े शहर हैं जहाँ से करीब 76% ऑफ रेवेन्यू या जो इन्फ्लो आता है एएमसीज का, वहाँ के बाहर जाने का है। तो वहाँ बाहर आप जाएंगे तो आप ज़्यादा और कम खर्चे पे वो सब कुछ कर पाएंगे और आपकी इनकम आपको बढ़ा पाएंगे। तो ये इसलिए पसंद है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ये स्टॉक है। तो करीब अभी 606 रुपये है, 717 रुपये का हमारा टारगेट है। ये स्टॉक नीचे जाने को हो सकता है 570 चला जाए, आप आंशिक तौर पे अभी ले सकते हैं, नीचे जाए तो और ऐड कर सकते हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि साल भर के अंदर 18% जैसा रिटर्न आपको करंट लेवल से, और अगर आप एवरेज करते हैं तो 20-21% का रिटर्न आपको मिल सकता है। धन्यवाद, जय हिंद। जी, बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी टीम का डिटेल में बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा और शुक्रवार का मार्केट कैसा रहने वाला है।